अब जैसे थोड़ा सा कोई आगे होके बैठना चाहता है ना, तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इससे बेटर कोई गाड़ी होगी पहाड़ों पे चलाने के लिए। इलेक्ट्रिक में मैं वो रेंज एंग्जाइटी नहीं झेल सकता, बिकॉज सर्विस से पहले इसमें दिक्कत होती है कि जब आप फर्स्ट गियर लगाते हो ना एंड क्लच छोड़ते हो तो उसमें एक स्प्रिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा आता था। 55,000 एक्स्ट्रा पे करके सनरूफ प्लस ऑटो हेडलैम्प्स प्लस रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल रहे हैं, तो दैट्स नॉट अ बैड डील फॉर मी एज अ फर्स्ट टाइम बायर। कभी कभार जो इसका रिवर्स गियर है बहुत ज्यादा अटकता है। ये मस्ट है फीचर है, इसमें जो है कॉस्ट कटिंग नहीं करनी चाहिए। अब ये भी हो सकता है कोई 5 फीट की हाइट वाला इस गाड़ी को चलाए। आज हमारे पास एक ऐसी गाड़ी है जो पहले से अच्छे खासे नंबर्स में बिकती थी, लेकिन उसका एक वेरिएंट आया, उसके बाद उसकी जो डिमांड है और ज़्यादा बढ़ गई है और वो गाड़ी काफ़ी सस्ते में आ जाती है और साथ के साथ अच्छा रनिंग कॉस्ट भी है उसका, सेफ्टी वगैरह सब कुछ उसमें पहले से ही बहुत ज़बरदस्त था। गाड़ी है आपकी नेक्सॉन। अब नेक्सॉन में कौन सी? नेक्सॉन में CNG। और हमारे साथ हैं अनुज भाई आए हैं हमारे दिल्ली से। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ आपकी नई गाड़ी के लिए। धन्यवाद। 2100 किलोमीटर इन्होंने गाड़ी चला दी है और सिटी में भी चलाते हैं। एक चक्कर इन्होंने, एक ट्रिप मतलब इन्होंने हाईवे का भी कर लिया है, जयपुर का, दिल्ली से जयपुर का। कितना एवरेज दे रही है, कैसा परफॉर्मेंस है, सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। अनुज भाई, वेरिएंट कौन सा है और कितने का पड़ा है ऑन द रोड आपको? ये है नेक्सॉन स्मार्ट प्लस S CNG वर्जन। ये ऑन रोड मुझे पड़ा था 11,15,000 के। अच्छा, 11,15,000 का। सारे फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। सनरूफ भी है इसमें और साथ के साथ इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम भी है जो पुराना आता था। और क्या क्या है इसमें? इसमें रेन सेंसिंग वाइपर्स है, ऑटो हेडलैम्प्स हैं, हाँ। और सेफ्टी तो खैर है। इसमें जो है फॉग लैम्प नहीं मिलती थी, इन्होंने जो है आफ्टर मार्केट फॉग लैम्प लगा रखी है। अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें 6 गियर आते हैं, जो आपकी नेक्सॉन बेस वेरिएंट है। पेट्रोल में उसमें 5 गियर आते हैं, CNG वाली में 6 गियर आते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हाईवे पे काफ़ी अच्छा एवरेज ये गाड़ी निकाल सकती है। अब 2100 किलोमीटर आपने चला लिया है इस गाड़ी को। सिटी में कैसी रनिंग है आपकी? कहाँ पर आप गाड़ी को चलाते हैं, वहाँ पर ये गाड़ी कितना निकालती है? जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से निकाल रही है या फिर नहीं निकाल रही है? समवेयर और दी अदर मुझे जितनी एक्सपेक्टेड थी वैसा तो नहीं निकाल रही है आइडियली। अच्छा। बट थोड़ा सिटी की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग होती है। सो आइडियली मेरा जो रूट है छतरपुर से लेके नोएडा सेक्टर 62 तक। अच्छा। तो छतरपुर से लेके एम्स तक जो बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होती है, बिल्कुल, जहाँ पे मैं तीसरा गियर लगा ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। गलती से लग गई तो लग गई, वरना वो लगती ही नहीं है। अच्छा। उस केस में थोड़ा सा रिलैक्स ट्रैफिक हुआ अप टू 18 पर kg। और उस केस में जिसमें बम्पर टू बम्पर रहता है, बम्पर टू बम्पर जब रहता है बिल्कुल, उस टाइम पे 15 km पर kg। कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है? अराउंड 35। और कितना टाइम लगता है 35 किलोमीटर में? अगर मैं सुबह के टाइम की बात करूँ तो मुझे अराउंड डिपेंड्स 1.5 पौने 2 घंटे। शाम की बात करूँ तो 2-2.5 घंटे। मतलब कि गाड़ी स्टार्ट ज़्यादा रहती है, चलती कम है। Exactly. अच्छा, हाईवे में कहाँ लेकर गए आप इसको? हाईवे में मैं इसे जयपुर लेके गया था। सरप्राइजिंगली वहाँ पे 190 के प्रेशर के साथ इसमें 9.33 kg CNG आई थी। अच्छा। अराउंड उस पूरे फुल टैंक में चली थी 276 किलोमीटर, जिसमें अराउंड 50 किलोमीटर जयपुर सिटी में चली होगी। एंड फिर एक्सप्रेसवे होते हुए जैसे हम गुड़गांव में एंटर किए, अराउंड 4-5 किलोमीटर और अंदर आए। कौन सा एक्सप्रेसवे? दिल्ली मुंबई? हाँ। ओके, वहाँ पर आपने कितने की स्पीड में चलाई गाड़ी? गाड़ी मेरी 120 किलोमीटर थी वहाँ पे। मेरी हमेशा 110 से 120 के बीच में रह रही थी। अच्छा। 6 तो वहाँ पर अगर कैलकुलेशन करने पे कितना निकल कर आया आपका? अप्रोक्सीमेटली 29.76 30 आप मान लो। ओके। और आपकी टोटल किलोमीटर्स कितने चले थे एक टैंक में फुल? एक टैंक में 276 किलोमीटर, 9.33 किलो CNG पे। हाईवे पे तो काफ़ी अच्छा निकाला। अब देखो, डिपेंड करता है कि आप कैसे चला रहे हैं गाड़ी को, आपको चलाने का तरीका कैसा है। जैसे इन्होंने बताया 1.25 घंटे 35 किलोमीटर में, मतलब कि जाम काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या कहती है? मैं एक्सपेक्ट कर रहा, रीज़न बिहाइंड कि मैं CNG में गया, उसका रीज़न थोड़ा था कि मुझे थोड़ा सा एफिशिएंट चाहिए था कि हाँ ठीक है। हाउएवर अगर इसके स्पेक्स देखे जाएं तो भारी गाड़ी है। अच्छा खासा इसमें वेट है एज कम्पेयर टू एनी ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। प्लस चूंकि इकलौती गाड़ी है तो मुझे बूट स्पेस भी चाहिए था। ये ना हो कि अगर मुझे पहाड़ों में ट्रिप पे जाना हो तो मुझे कोई और गाड़ी देखनी पड़े या किसी दोस्त का एक्सचेंज करनी पड़े, मैं वो भी नहीं चाहता था। तो मुझे एक ऑल इन वन पैकेज चाहिए था कि फ्यूल एफिशिएंट भी हो,
सेफ्टी मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी, ओके। क्योंकि उसके बिना मैं फैमिली को लेकर कहीं चलने वाला हूँ नहीं। इकलौती गाड़ी है तो ये सिटी में चलेगी, हाईवे पे भी चलेगी। सो उस केस को मैंने इसको डिसाइड किया था। वैसे मैं ब्रेजा भी देख रहा था, बट मेरे एक फ्रेंड के पास ऑलरेडी ब्रेजा है। अच्छा। वो भी वीडियोग्राफर हैं, फोटोग्राफर दोनों हैं। ओके। सो बेसिकली उनका जब मैंने बूट स्पेस देखा था वो एक टैंक के बाद, तो इतनी ही जगह बची थी कि उनके एक आध कैमरे बैग्स आ सके, जो ट्राइपॉड स्टैंड होता है बस वो आ सके। उतना ही था उसमें। मैंने उसकी टेस्ट ड्राइव ली ही नहीं थी। जैसे मैंने उसका बूट स्पेस देखा था, जब मेरे घर पे आए थे वो फ्रेंड, बूट स्पेस देखते मैंने वो बोल दिया ये तो नहीं लेनी। देखो, बूट स्पेस का तो एडवांटेज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज की तारीख में भी कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो ड्यूल सिलेंडर वाले में नहीं जाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे अपने कस्टमर को वो खो दें। सीधी सी बात ये है। हुंडई भी आ गई, आपकी जो है इनकी ग्रैंड आइटन में आ गई ड्यूल सिलेंडर वाली। हाँ। स्पेस अच्छा मिल रहा है, क्योंकि ये सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन था गाड़ी को लेने का, सीएनजी गाड़ी स्पेशली। चलाने का क्या एक्सपीरियंस है? इससे पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे आप? इससे पहले मैंने मल्टीपल चलाई है, बट जो सबसे लंबी चलाई थी वो थी डिजायर पेट्रोल। वो भी 2009 मॉडल थी। अच्छा। वो बस मैं रखा था कि हाँ, मुझे मुश्किल से आई गेस 1.25 साल हुए गाड़ी चलाते हुए। होता है ना कि आपको थोड़ा सा हाथ साफ करना है, क्लीन करना है। ओके। ठीक है, मैंने उस पर्पज से ली थी, प्लस वाइफ को भी सिखाना था। वो अलग बात उन्होंने सीखी नहीं। वो 1.5 साल पड़ी रहेगी, मैंने ही चलाई है उसे। मैंने आइडियली जूम कार को बहुत यूज़ किया था उस टाइम पे। बहुत बढ़िया। जब भी वीकेंड्स आते थे 6 घंटे के लिए बुक कर लिया। जो भी गाड़ी मिली, हैचबैक, सेडान, एसयूवी, जो भी, इवन एमपीवी। हाथ साफ जूम कार में करा है? एक तरीके से आप कह सकते हो। डिफरेंट गाड़ियों को चलाने का जो एक्सपीरियंस है इन्होंने जूम कार से लिया। बहुत बिल्कुल। बढ़िया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सिटी में इतना चलना पड़ता है आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, ड्राइवेबिलिटी, ट्रैक्टेबिलिटी, क्या क्या मतलब क्लच का कैसा रिस्पॉन्स है, मतलब कैसा लग रहा है आपको क्लच चलाने में, कोई तकलीफ, ये सारी चीज़ों के उस पर बताइए आप थोड़ा। क्लच इसका बिल्कुल बहुत लाइट है, बट बहुत डीप है। अच्छा। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। और इनिशियली सर्विस से पहले इसमें दिक्कत होती है कि जब आप फर्स्ट गियर लगाते हो ना एंड क्लच छोड़ते हो, तो उसमें एक स्प्रिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा आता था। ओके। तो जब मैंने फर्स्ट सर्विस कहते तो मैंने ड्राइवर को बोला था कि भाई ये नहीं होता, मैंने बाकी गाड़ी भी चलाई है। जब बाइटिंग पॉइंट आता होगा तब एकदम से रिलीज झटके आता से, होगा, है ना, बिल्कुल। झटके से। हाँ। तो वो जब सर्विस में गए तब से वो काफ़ी बेटर हो गई है। अब मुझे वैसा फील नहीं होता कि बिल्कुल बम्पर डम्पर मेरे आगे बिल्कुल मुश्किल से 1 मीटर आगे गाड़ी है या 0.5 मीटर आगे गाड़ी है, अगर मैंने हल्का सा कंट्रोल छोड़ा तो आगे गाड़ी ठुक जाएगी बिल्कुल। सही बात है। तो वो अब उन्होंने उस चीज़ को फिक्स कर दिया। फिलहाल तो मुझे तो लग रहा है कि वो फिक्स हो चुका है। 11.5 लाख के आसपास आपने इसमें खर्च करे हैं, क्योंकि बाहर से थोड़ा बहुत काम भी करवा हाँ, लिया। ऑलमोस्ट 11.5। तो ओवरऑल पैकेज कैसा लगा आपको? क्योंकि देखिए, इस सेगमेंट में अगर हम जाएं, फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियां इससे नीचे वाले वेरिएंट्स मतलब मॉडल्स जैसे हैचबैक वगैरह, उसमें भी लेंगे। पेट्रोल में एवरेज सिटी में आपको नहीं दे पाएगी। जो आप सीएनजी में 15 का निकाल रहे हो, वो आपको 7 से 8 या फिर 10 से नीचे ही मिलने वाला है। तो ये ऑलमोस्ट 11.5 लाख में कैसा पैकेज है? बेसिकली मेरी पहली कार है, तो जितनी आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं मैंने, जहाँ पे आपने हमेशा इस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस किया कि गाड़ी आप अपनी रिक्वायरमेंट के साथ लो। मेरी रिक्वायरमेंट की लिस्ट थी कि भाई पहली बात तो इकलौती गाड़ी है, सेफ्टी, बिकॉज हाईवे पे भी चलेगी, सिटी में नहीं चलेगी। दूसरा था कि मुझे मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, आपसे 1 इंच कम होगी। अच्छा। तो उस हिसाब से मुझे थोड़ी ऊंची गाड़ी चाहिए थी कि थोड़ा निकलना बाहर, ठीक है, वो मेरे लिए आसान रहे। प्लस जहाँ पे मैं रहता हूँ अपार्टमेंट में, वहाँ पे 2 स्लोप से जहाँ पे गाड़ी चढ़ानी पड़ती पार्किंग के लिए। जब मैं डिज़ायर थी तो उसका अंडर बॉडी हमेशा लगता था। तो मुझे एक अच्छी हाई ग्राउंड क्लियरेंस से गाड़ी चाहिए थी। मेरे सारे ग्राउंड फिट बैठ रही थी। माइलेज समवेयर और अदर एक ऐसा है कि जिसको मैं इस पॉइंट पे सेकेंडरी मानूंगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि सेकेंड सर्विस के बाद ये बेटर परफॉर्म कर लेगी सिटी में भी, जिस सिचुएशन में चलाऊँ। अभी 15 दे रही है तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा 17-18 तक पहुँच जाएगी, उतना काफ़ी मेरे लिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जैसे ब्रेजा का एवरेज आप देख रहे हैं, आपके फ्रेंड को 20-21 मिल रहा है। हाँ। अगर उसमें ड्यूल सिलेंडर वाला होता हिसाब किताब, आप ब्रेजा में जाते या फिर नेक्सॉन में जाते? अगर डुअल सिलेंडर होता तो एक बारी को मैं उस चीज़ को चेक करता, तब मैं उसकी टेस्ट ड्राइव भी लेता। बिकॉज अब तक मैं इसका ही वेट कर रहा था कि नेक्सॉन सीएनजी में कब आएगी। अच्छा। ये मेरी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी थी। अब मारुति वाले पता नहीं कब डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी लाएंगे, जब लाएंगे तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल के लिए तो मुझे बूट स्पेस चाहिए था, वो मुझे मिल रहा है। जो मुझे एक मिनिमम बेसिक की इंफोटेनमेंट होना चाहिए, स्पीकर्स हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स है, ऑटो हेडलाइट्स है, वो सब कुछ है। उससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो पैनोरामिक सनरूफ नहीं चाहिए। सनरूफ तो ये मेरी चॉइस नहीं थी। हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है। मैं तो स्मार्ट प्लस पे ही टिका हुआ था, बट स्टिल 55,000 एक्स्ट्रा पे करके सनरूफ प्लस ऑटो हेडलैम्प्स प्लस रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल रहे हैं, तो दैट्स नॉट अ बैड डील फॉर मी।
एज अ फर्स्ट टाइम बायर। आपने सिर्फ सिटी में चलाने के लिए सोचा था या फिर सिटी और हाईवे दोनों कंसीडर कर रहे थे आपने? मैंने दोनों पॉइंट कंसिडर किया, बिकॉज मेरा है कि साल में ना करते हुए भी 3 से 4 बार पहाड़ों पे ट्रिप लग जाती है मेरी। तो जब पहाड़ों की बात आती है तो मुझे लगता है कि इससे बेटर कोई गाड़ी होगी पहाड़ों पे चलाने के लिए। थोड़े ऊबड़ खाबड़ रास्ते भी हैं, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है, आराम से टाइल कर लेती है। टर्बो इंजन है, उसको टर्बो के बैंड में रखोगे आराम चल जाती है। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता मुझे उस चीज़ से। फर्स्ट गियर इवन आप इसको स्टैंड से सेकंड गियर में उठाओगे विदाउट एक्स्ट्रा इनपुट की उड़ जाती है आराम से। सही बात है। तो वो चीज़ है। जब आप गाड़ी तलाश रहे थे तो आपने दूसरी गाड़ियां भी चला कर देखी होंगी? नहीं, आइडियली मेरे पास 2 ही ऑप्शंस थे, या तो मैं ये लूँ या तो मैं ब्रेजा लूँ। सीएनजी सीएनजी में ही जाना था? हाँ, बिकॉज मेरी रनिंग ही ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स की है, तो मैं पेट्रोल तो बिल्कुल मेरे लिए साइड ऑप्शन हो गया था। इलेक्ट्रिक में मैं वो रेंज एंग्जाइटी नहीं झेल सकता, बिकॉज कल को जाके मुझे पहाड़ों में जाना है, देन आई हैव टू प्लान माई होल ट्रिप के कहाँ चार्ज हैं। प्लस अगर डीसी फास्ट चार्जर भी है तो कम से कम वो 1.5 घंटा लेगा चार्ज करने के लिए। सही बात है। तो उतने स्टॉप्स उतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। जब वो एक अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा अक्रॉस पैन इंडिया, तब इंसान इंक्लूडिंग पहाड़। एग्जैक्टली तब इंसान सोच सकता है कि हाँ वी कैन शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक। और उसमें भी आई गेस इलेक्ट्रिक की अगर बात कर रहे हैं तो जैसे डिफरेंट इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं उनमें इवन जो बैटरी पार्ट है उसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, तब जाके कस्टमर्स के लिए सहूलियत बनेगी उसमें। अभी क्या है, चार्जिंग लेवल 1.5 घंटे रुकोगे। नॉर्मली जैसे आप जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं जो इलेक्ट्रिक स्कूटी या मोपेड जो भी चलाते हैं, उनमें क्या होता है बैटरी स्वाइप हुई हो गया। राइट। जब तक वो स्टैंडर्डाइज नहीं होगा और इलेक्ट्रिक का प्रॉपर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा तब तक मेरे से कस्टमर की इलेक्ट्रिक नहीं बनी है। चलिए, अच्छी बात है। अब इसको चला कर देखते हैं। अब देखो, मेरी हाइट है 6 फीट 4 इंच और अनुज भाई की हाइट है 6 फीट 3 इंच। आप देखो सेकंड रो में कितना लेग रूम इनको मिल पा रहा है। हेडरूम मिल रहा है क्या? हाँ, हेडरूम हाँ ऑलमोस्ट 2-2.5 इंच का है मेरे लिए। अच्छा, एक और अच्छी बात है, अनुज भाई जो है हमारे इन्वॉल्व का परफ्यूम यूज़ करते हैं। अभी ये कर रहे हैं इन्वॉल्व का एक्वा। कैसा फीडबैक है? आप बहुत प्यारी स्मेल है इसकी, बहुत अच्छा। प्यारी। जब भी मैं किसी दिन ऑफिस से निकलता हूँ या कहीं और भी निकल रहा हूँ, 2 स्प्रे करे एंड पूरा बिल्कुल सही हो जाता है। कितना टाइम हो गया आपको इसको इस्तेमाल करते हुए? ये अभी तो जस्ट आई गेस अ वीक, 1 हफ्ते ही हुआ है। क्योंकि देख रहा हूँ कि ये फुल है ऑलमोस्ट बोले 1 हफ्ते ही हुआ है। अच्छा, मतलब लॉन्ग लास्टिंग है ये? हाँ, लॉन्ग लास्टिंग है। जब तक ऐसा ना हो कि आपने गाड़ी की गेट बहुत देर खोली है, शीशे आपने डाउन कर रखे हो, तब तक फ्रेगनेंस बरकरार रहती है केबिन में। काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपको भी परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। तो अब गाड़ी की बात करते हैं। देखो, स्टार्ट आपकी सीएनजी में हो जाती है। और दूसरी चीज़, सीएनजी फुल है, पेट्रोल कम है एज़ यूजुअल। और अच्छी बात ये है कि क्लच में ये गाड़ी उठ जाती है, जैसे बोल रहे थे ना दूसरे गियर में भी उठ जाती है। और ये बात सच है। ये देखिए, सेकंड गियर मैंने लगा रखा है, मेरा पैर ऊपर है और ये उठ गई। देखिए, परफॉर्मेंस के मामले में तो कोई देखो इसमें कोई भी कमी नहीं है। आपको हमने बताया था, ये मतलब दूसरे और तीसरे गियर तक व्हील स्पिन मारती है। अब मुझको एक बात बताओ कि सस्पेंशन कैसे लगे, क्योंकि ख़राब रास्तों में तो आपने इसको चला लिया होगा जी। ग्राउंड क्लियरेंस का फ़ायदा आपको मिल चुका है। आपने बताया रैंप में चढ़ानी पड़ती थी डिज़ायर, वो नीचे से लगती थी। अब आपको हाईवे में चलाने में क्या स्पेशल फील हो रहा है, सिटी में चलाने में क्या स्पेशल फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, नेगेटिव्स क्या है इस गाड़ी के, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरुआत हम नेगेटिव्स से ही करते हैं। चलो, नेगेटिव्स की अगर बात करें, स्टार्टिंग विथ नेगेटिव्स फॉर नेक्सॉन सीएनजी, थोड़ा नॉइजी है, स्पेशली अगर आप आइडल में रखोगे। आप इसको पेट्रोल में रखते हो, जैसे आप स्विच करो एक कट सी आवाज़ आती है एंड इसका साउंड बिल्कुल चेंज हो जाता है। आइडल में ऐसा फील होता है। उसके अलावा गियर्स जो हैं ऑब्वियसली काफ़ी नॉची हैं, क्योंकि मैंने डिज़ायर चलाई हुई तो मुझे पता है। कभी कभार जो इसका रिवर्स गियर है बहुत ज़्यादा अटकता है, बहुत ज़्यादा स्टक होता है, तो वो बहुत तरीके से करना पड़ता है। मतलब इसमें है कि आप क्विक शिफ्ट नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल प्यार से गियर शिफ्ट करने पड़ेंगे तो आराम से हो जाएगी। मतलब अगर एक इंसान इसको डेली यूज़ कर रहा है तो हैबिट बनानी पड़ेगी कि भाई मेरे गियर्स ऐसे ही हैं और इनको ऐसे ही प्यार से शिफ्ट करना है। इसके अलावा पावर वाइज बहुत सही है। मतलब मुझे कभी चाहे हाईवे चला रहा हूँ चाहे सिटी चला रहा हूँ, मुझे ओवरटेक करने से पहले सोचना नहीं पड़ता कि भाई मैं इसको ओवरटेक करूँ कि ना करूँ। मैंने बस एक्सीलरेटर पेडल प्रेस किया, जैसे ही अपने पावर बैंड में आती है टर्बो के, बिल्कुल गोली निकल जाती है ये। ओके, पेट्रोल में चलाइए। हाँ,
डिफरेंस कितना फील होता है? पेट्रोल में इनिशियल लेवल पे मतलब बहुत बार हुआ कि मैं आधे रास्ते में हूँ, सीएनजी खत्म हो गई, पेट्रोल पे शिफ्ट हो गई। सिटी में आपको कुछ भी फर्क पता नहीं चलेगा। वो फर्क तो पता चलता है जब आप हाईवे पे हो, आप 115 120 क्रूज कर रहे हो, उसके बाद आपको पुश करना है, तो जो पेपीनेस है वो पेट्रोल ही देती है, वो सीएनजी में नहीं आती है। आपको सिटी में 50-60 तक की स्पीड पे, 70-80 की स्पीड पे आपको कोई फर्क नहीं पता चलेगा कि पेट्रोल में चल रही है कि सीएनजी चल रही है। वो बस जब आइडल पोजीशन पे रहेगी, तो आप जब स्विच करोगे तो आपको फर्क पता चलेगा आवाज़ सुनकर। सस्पेंशन कैसे है गाड़ी की? सस्पेंशन मुझे आइडियली बहुत मैच्योर्ड लगे, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा स्टिफ है। हाईवे बिल्कुल ग्रिप पकड़ के चलती है, कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि इसके बाद मेरा कंट्रोल इस पे से लूज हो रहा है। चाहे वो 120 पे भी चल रही है, जो एक्सप्रेसो में चलाया था मैंने 120 के आसपास चला रहा था, बिल्कुल भी एक बार भी कॉन्फिडेंस मेरा लूज नहीं हुआ था। स्टीयरिंग इतना हार्ड हो जाता है ना कि उसके बाद आपने बस एक हाथ से उसको पकड़ के रखा हुआ है, ये आराम से उस हिसाब चलती है। और हेडलाइट्स वगैरह कैसी लगी नीचे? जो इसके एक्चुअल स्टॉक हेडलैम्प्स हैं, नाइट में सिटी में तो फिर भी ठीक है, बट हाईवे पे मुझे काफ़ी कमी खली थी उसकी। उसके बाद ही मैंने इसमें आफ्टर मार्केट वो जो 110 वाट के फॉग लैम्प्स वो लगाया था, तब जाके वो मेरा इशू रिजॉल्व हुआ। बिकॉज आई गेस इसका स्टॉक हेडलैम्प 55 या 60 वाट का ही है, तो वो ज़्यादा उसमें आपको नाइट में विजन उतना अच्छा क्लियर नहीं मिलता। आप इस गाड़ी को रिकमेंड करेंगे क्या और लोगों को भी? ये यूज़र टू यूज़र डिफर करेगा, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है। अगर किसी की पहली प्रायोरिटी है कि माइलेज है, तो मैं तो बोलूँगा आंख बंद करके मारुति उठा लो। अच्छा, ठीक है। जिसका है कि सेफ्टी भी चाहिए, मुझे एक वेल बैलेंस कार चाहिए जो हाईवे बिल्कुल चिपक के चले, कभी भी कुछ ऐसा अनहोनी हो जाए तो एटलीस्ट मैं और मेरी फैमिली सेफ रहे, वो इसको ले सकते हैं बिना झिझक के। और जिनको चाहिए कि हाँ मुझे थोड़ा थ्रिल भी करना है, अच्छा पावर होना चाहिए, ये नहीं कि सीएनजी ले ली तो हर बार फर्स्ट गियर में भी एक्सीलरेटर के इनपुट के साथ ही उसको उठाऊं। है ना, आप ब्रेजा चलाकर ज़रूर देखना है इसके बाद आपके फ्रेंड की। और उसके बाद जो है, जो भी आपका मतलब ऑब्जर्वेशन होगी आप बताना, क्योंकि देखो उसमें 1.5 लीटर का इंजन है, थोड़ा सा इससे लो एंड में, लो आरपीएम्स में वो बहुत ज़्यादा ट्रैक्टेबल इंजन है। और बड़ा इंजन होने की वजह से जो है, और 4 सिलेंडर इंजन होने की वजह से जो है काफ़ी अच्छा फील कराता है, स्पेशली सिटी में। हाईवे में भी ठीक ठाक ही चलता है, लेकिन हाईवे में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी अलग है। अब देखो रही बात सेफ्टी की, ब्रेजा भी 4 स्टार रेटेड है ग्लोबल एनसीएपी द्वारा ही। अगर हम पुराने नॉर्म्स के हिसाब से बात करें तो जब उसमें 6 एयरबैग वगैरह सब कुछ स्टैंडर्ड आ जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि वो मुझे लगता है कि वो अच्छा स्कोर लेकर आएगी। और उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म काफ़ी सेफ है जिसमें ब्रेजा बनी हुई है। अभी तो आपने डिज़ायर भी देखा होगा। मेरा ओपिनियन है कि ये जो ग्लोबल एनकैप के सेफ्टी रेटिंग्स होते हैं 5 स्टार एंड ऑल, हर चीज़ के पैरामीटर्स होते हैं कि आपने ये सेफ्टी फीचर्स रख लिए तो आपका ये जो पैरामीटर्स है ये आपका चेक्ड हो गया, ठीक है। ओवरऑल जो पैकेज है वो काफ़ी अच्छा है, वैल्यू फॉर मनी मैं इसको कहना चाहूँगा, क्योंकि आपको अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी भी मिल जाती है और उसके साथ साथ ओवरऑल एक मतलब जो चाहिए होता है एक गाड़ी में, एक फैमिली कार में, वो मिलता है। अभी हमारी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है जिसकी वजह से हम लोग ठीक से बैठ नहीं पा रहे हैं इसमें, लेकिन आपकी अगर हाइट 5'8", 5'9", 5'11", मतलब 6 फीट तक भी है तो आप बैठ पाएंगे। अब देखो सनरूफ का डिसएडवांटेज होता तो है, लेकिन अब जैसे थोड़ा सा कोई आगे होके बैठना चाहता है ना, तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। उसको यहाँ पर स्लोप तो दिया हुआ है, अब आपको आपकी चॉइस है वो कि आपको अच्छा हेडरूम चाहिए या फिर सनरूफ चाहिए। वैसे फ्रंट सीट में कोई भी दिक्कत वाली बातें नहीं है। मेरे हिसाब से सीट हाइट एडजस्टमेंट वाला फीचर भी होना चाहिए, ये मस्ट है फीचर है। इसमें जो है कॉस्ट कटिंग नहीं करनी चाहिए। अब ये भी हो सकता है कोई 5 फीट की हाइट वाला इस गाड़ी को चलाए, ठीक, उसके हिसाब से ये जो सीटों की पोजीशनिंग है, मतलब ड्राइवर सीट की जो पोजीशनिंग है वो उतनी ज़्यादा सही नहीं है। अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी सीट नीचे है, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे जो घुटने हैं वो ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बाकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, हल्के से इनपुट में काफ़ी अच्छा पुशबैक दे रही है टर्बो स्पूल जब कर रहा है, तो उससे पहले भी अच्छी पावर है, यूजेबल पावर है। आप सिटी में भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। सिटी में वैसे एंजॉय तो कौन करता है, हाईवे में एंजॉय कर सकते हैं, सिटी में आप अच्छे से काम चला सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मेरी पहली गाड़ी है तो मेरे जितने चेकलिस्ट थे इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स, उसने इस नेक्सॉन ने सभी को चेक किया है।
तो मेरे तो फिलहाल ये परफेक्ट फैमिली कार है। हाँ, बहुत अच्छी बट बात। बाकी लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके डिसीजंस अलग हो सकते हैं। इट्स नॉट दैट यू हैव टू स्टिक टू टाटा इटसेल्फ। ठीक है, जो आपकी मेन प्रायोरिटीज है, जो आपके सबसे ज्यादा चेकलिस्ट चेक बॉक्सेस को चेक कर रहा है, आप वो गाड़ी लो। तो काफ़ी सही इनपुट दिए इन्होंने गाड़ी के बारे में भी और साथ के साथ जो है इनके बाइंग डिसीजन के बारे में भी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय और थैंक यू सो मच यार आने के लिए। थैंक यू रवि जी।